आज हम एक बहुत ही शानदार सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमारी अपनी धरती के सुरक्षित माहौल से शुरू होगा और ब्रह्मांड के उन सबसे गहरे और अनसुलझे रहस्यों तक जाएगा जिनके बारे में सोचकर ही दिमाग चकरा जाता है। हम उस हद को पार करने वाले हैं जहां हवा बिल्कुल खत्म हो जाती है और एक अनंत शून्य यानी वैक्यूम की शुरुआत होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस रोमांचक विश्लेषण में गोता लगाते हैं। एक बहुत ही बेसिक लेकिन कमाल का सवाल अक्सर दिमाग में आता है, आखिर आसमान खत्म कहाँ होता है और अंतरिक्ष शुरू कहाँ से होता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसने दशकों से बड़े बड़े वैज्ञानिकों और कानून के जानकारों को सोच में डाल रखा है। ये जानकर सच में हैरानी होती है कि जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं और अंतरिक्ष के उस पूर्ण निर्वात के बीच का फासला हमारी सोच से कहीं ज्यादा करीब है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं हवा पतली होने लगती है और एक अदृश्य सीमा आ जाती है। तो चलिए इस अदृश्य सीमा को थोड़ा करीब से समझते हैं। सेक्शन 1 कॉर्मन लाइन यानी अंतरिक्ष की असली शुरुआत। दुनिया भर में एविएशन रिकॉर्ड्स रखने वाली संस्था FAI के हिसाब से अंतरिक्ष ठीक 100 किलोमीटर की ऊंचाई से शुरू होता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। अमेरिका की नासा और US एयरफोर्स मानती हैं कि अंतरिक्ष 80 किलोमीटर यानी करीब 50 मील से ही शुरू हो जाता है। और ये कोई छोटी मोटी किताबी बहस नहीं है। इसका सीधा असर आज के उन कमर्शियल स्पेस टूरिज्म कंपनियों पर पड़ता है जो लोगों को अंतरिक्ष की सैर कराती हैं। जैसे ब्लू ओरिजिन की फ्लाइट 105 किलोमीटर तक जाती है, जबकि वर्जिन गैलेक्टिक 80 से 87 किलोमीटर तक की उड़ान भरती है। तो क्या वर्जिन गैलेक्टिक के पैसेंजर्स असल में अंतरिक्ष यात्री कहलाएंगे? ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस नियम को मान रहे हैं। तो आखिर इस कंफ्यूजन की शुरुआत हुई कहां से? इसका जवाब छिपा है 83.8 किलोमीटर के इस खास आंकड़े में। हुआ यह था कि 1950 के दशक में थियोडोर वॉन कॉर्मन नाम के एक बेहतरीन एरोस्पेस इंजीनियर ने एक कैलकुलेशन की थी। उन्होंने पता लगाया कि ठीक इस ऊंचाई पर आकर पृथ्वी का वायुमंडल इतना ज्यादा पतला हो जाता है कि किसी भी आम हवाई जहाज के पंखों को उड़ने के लिए जो लिफ्ट या हवा का दबाव चाहिए होता है वो बिल्कुल खत्म हो जाता है। इसके ऊपर जाने के लिए रॉकेट प्रोपल्शन की ही जरूरत पड़ेगी। असल में यही वो पॉइंट है जहां एरोनॉटिक्स खत्म होता है और एस्ट्रोनॉटिक्स शुरू होता है। वो 100 किलोमीटर वाला आंकड़ा तो बस याद रखने में आसान था, इसलिए बाद में ज्यादा मशहूर हो गया। सेक्शन 2 द रूल बुक। आखिर अंतरिक्ष का मालिक कौन है? जरा सोचिए, जब कोई देश अंतरिक्ष में जाता है तो वहां के नियम कौन तय करता है? इसका जवाब है 1967 की आउटर स्पेस ट्रीटी, और इसके नियम बिल्कुल साफ हैं। ये संधि कहती है कि कोई भी देश अंतरिक्ष या चांद जैसे किसी भी खगोलीय पिंड पर अपना कब्जा नहीं जता सकता। यहां वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी परमाणु हथियारों जैसी चीजों पर पूरी तरह से बैन है। अंतरिक्ष का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ शांतिपूर्ण कामों के लिए ही किया जा सकता है। ये एक बहुत ही जरूरी नियम है जो हमारे ब्रह्मांड को धरती की राजनीति और युद्धों से दूर रखता है। इस ट्रीटी के पहले ही आर्टिकल में एक बहुत ही खूबसूरत बात लिखी है। उसमें लिखा है, बाह्य अंतरिक्ष की खोज और उपयोग संपूर्ण मानव जाति का अधिकार क्षेत्र होगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अंतरिक्ष किसी एक देश या किसी सुपर पावर की जागीर नहीं है। ये हम सबका है। पूरी इंसानियत का इस पर सामूहिक अधिकार है। ये नियम इस बात की गारंटी देता है कि स्पेस एक्सप्लोरेशन का फायदा हर देश को मिलना चाहिए, चाहे उसकी आर्थिक स्थिति कैसी भी हो। सेक्शन 3 डीप स्पेस मिस्ट्रीज, अंतरिक्ष के अनसुलझे रहस्य। अब एक ऐसी सच्चाई जो सच में होश उड़ा देने वाली है। हम अपने बड़े बड़े टेलीस्कोप से जो कुछ भी देखते हैं ना, वो अरबों आकाशगंगाएं, अनगिनत तारे, ग्रह और यहां तक कि हम खुद, ये सब मिलकर पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा बनाते हैं। जी हां, सिर्फ 5%। बाकी का 95% हिस्सा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है। एक ऐसी चीज जिसे हम ना तो देख सकते हैं और ना ही आज तक पूरी तरह से समझ पाए हैं। विज्ञान के लिए ये आज भी सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। इस न दिखने वाले ब्रह्मांड को समझने के लिए वैज्ञानिक जिस सबसे जरूरी चीज की स्टडी करते हैं वो है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड या CMB। 1965 में ऑर्नोपेंजियास और रॉबर्ट विल्सन ने इसे गलती से खोज लिया था। असल में ये बिग बैंग के समय का बचा हुआ रेडिएशन है। जब ब्रह्मांड बहुत छोटा, बेहद गर्म और घना था, तब की ये पुरानी रोशनी आज माइक्रोवेव तरंगों के रूप में हर जगह मौजूद है। इसे ही पढ़कर वैज्ञानिक ये समझ पाते हैं कि ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई और उसका असली आकार कैसा है। इस डेटा को डिकोड करने के लिए वैज्ञानिक रंगीन नक्शे बनाते हैं।
इसे एक कैंप फायर की तरह इमेजिन कीजिए, जैसे आग की नीली लपट सबसे गर्म होती है और लाल हिस्सा ठंडा। बिल्कुल वैसे ही इस नक्शे में लाल रंग सबसे ठंडे हिस्सों को दिखाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अजीब बात है। ये ठंडे लाल क्षेत्र दरअसल सबसे ज्यादा डेंसिटी वाले, यानी सबसे घने इलाके हैं। होता यह है कि जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण के कारण फोटॉन इन क्षेत्रों में खिंच जाते हैं और बाहर निकलने की कोशिश में अपनी एनर्जी खो देते हैं, जिससे ये हिस्से ज्यादा ठंडे नजर आते हैं। और इसी स्टडी से हमें यह भी पता चला है कि हमारा ब्रह्मांड पूरी तरह से फ्लैट या चपटा है। सेक्शन 4, अद्भुत और अजीबोगरीब तथ्य। अंतरिक्ष में फिजिक्स के कुछ ऐसे नियम काम करते हैं जो धरती पर कभी देखने को नहीं मिलते। सबसे पहले बात करते हैं कोल्ड वेल्डिंग की। अगर अंतरिक्ष के वैक्यूम में एक ही धातु यानी मेटल के दो टुकड़ों को आपस में छुआ दिया जाए तो वो हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, बिल्कुल फेविक्विक की तरह। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहां धातुओं के बीच हवा या ऑक्साइड की कोई परत नहीं होती जो उन्हें अलग रख सके। मेटल के एटम्स को पता ही नहीं चलता कि वो अलग अलग टुकड़ों का हिस्सा हैं और वो आपस में परमानेंटली फ्यूज हो जाते हैं। स्पेसक्राफ्ट डिजाइन करने वाले इंजीनियर्स के लिए ये एक बहुत बड़ा सिरदर्द होता है। और शून्य गुरुत्वाकर्षण यानी जीरो ग्रेविटी इंसान के शरीर के साथ भी गजब की खेल खेलती है। अंतरिक्ष में अगर कोई रोए तो आंसू नीचे नहीं गिरते, बल्कि वो आंखों के पास तैरते हुए पानी के छोटे छोटे गोलों में बदल जाते हैं। अंतरिक्ष यात्री वहां डकार तक नहीं ले सकते क्योंकि ग्रेविटी के बिना पेट में मौजूद गैस और लिक्विड अलग ही नहीं हो पाते। और सबसे मजेदार बात, शरीर पर दबाव न होने की वजह से रीढ़ की हड्डी फैल जाती है, जिसका मतलब है कि अंतरिक्ष में जाने पर इंसान की लंबाई 2 इंच तक बढ़ सकती है। हमारे अपने सौरमंडल के ग्रहों की प्रॉपर्टीज भी कम हैरान करने वाली नहीं है। हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि पूरी तरह से गैस का बना है। इसकी डेंसिटी इतनी कम है कि अगर इसे पानी के एक बहुत बड़े टब में रख दिया जाए तो यह डूबेगा नहीं बल्कि तैरने लगेगा। और इसके बिल्कुल उलट शुक्र ग्रह पर इतने ज्यादा एक्टिव ज्वालामुखी हैं कि वहां लावा बिल्कुल धरती की नदियों और झरनों की तरह लगातार बहता रहता है। मंगल ग्रह के नज़ारों से लेकर दूर दराज के ग्रहों तक ये ब्रह्मांड ऐसे ही अनगिनत अजूबों से भरा पड़ा है। हमारे सौरमंडल से करीब 40 प्रकाश वर्ष दूर एक ऐसा एक्सोप्लैनेट भी मौजूद है जिसका नाम है 55 कैंक्री ई। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह ग्रह पूरी तरह से ठोस हीरे यानी डायमंड से बना हो सकता है। ये असीमित संभावनाएं ही तो हैं जो अंतरिक्ष की इस खोज को इतना ज्यादा दिलचस्प और रोमांचक बनाती हैं। तो इन सब बातों को जानने के बाद हम वापस उसी मोड़ पर आ जाते हैं। हम इस अनंत ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा ही जान पाए हैं। तो जरा सोचिए, उस बाकी 95% अंधेरे और रहस्य में आखिर क्या छिपा हो सकता है? क्या वहां कोई और अजीबोगरीब ग्रह हैं या शायद कोई और जीवन? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमेशा सितारों की ओर देखते रहने और नए सवालों के जवाब ढूंढने के लिए प्रेरित करता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी काम की बात YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।